तो सुनो भाई, देखो इससे पहले ना मतलब कि जो हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम में जो हमारे पास सेकंड मेथड था, मतलब फर्स्ट मेथड हमारा पूरा हो चुका है। जिसको देखो भाई, जिसका नहीं हुआ ना एक बार सारी वीडियो मतलब कि अपलोड कर दी है, जाके वहाँ पे देख लो एक बार। लेकिन अब जो हम दूसरी बात करते हैं, हमारे पास जो है कन्वर्जन मेथड की एक क्लास हो चुकी है और वो हमारी थी बेसिक क्लास। मैं तुम्हें उसमें बहुत सारे स्टेप्स वगैरह बताए थे, वरना 2 मिनट वीडियो को रोक के और उसके बाद ना चेक कर लो मैंने क्या क्या लिखवाया। मैं तुम्हें एक बार हल्का सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि मैंने लिखवाया क्या क्या है उसके अंदर। उसके बाद जाके हम क्या इसके आगे देखते हैं कि आज हम क्या करें। देखो भाई, ये क्लास देखो जितनी लंबी खिंच सकती है खिंचेगी, और तुम्हारी ना टोटल जो है मतलब कि जितना भी मैं बेस बताऊंगा ये सारा का सारा तुम्हें एग्जैक्ट डिट्टो याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ तुम्हें याद नहीं हो तो मान लो आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देख लेना क्या क्या चीज़ हो सकती है। देखो मैं तुम्हें जो करवाया था, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ थ्योरी वगैरह बताई थी और उसके बाद मैं तुम्हें स्टेप्स लिखवाए थे। स्टेप्स किस चीज़ के हैं भाई? मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि मतलब अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, वो सारी की सारी पहले बातें बता रहा हूँ। देखो पहले मेरे पास था प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो बनाना होता है। उसके बाद हम कैश बुक बनाते हैं, टोटल डेटर अकाउंट बनाते हैं, और फिर जाके जो मेरे पास है बिल्स रिसेबल है, टोटल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सारी की सारी बात लिखवा चुका हूँ। टोटल देख लेना, टोटल 11 स्टेप्स मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में तो ये वाली जो बातें हैं ये सारी की सारी हमारे पास क्या की मोस्ट इंपोर्टेंट थी, तो ये सारी बातें तो मैं बता चुका हूँ पहले से। मैं आज जो हम करने वाले हैं हम एक के देखो, उसके बाद मैं तुम्हें ना असेट्स अकाउंट और जो लायबिलिटी अकाउंट है वो बताया था। हमें सिर्फ पता होना चाहिए असेट्स अकाउंट क्या होता है और जो लायबिलिटी अकाउंट है वो क्या होता है। हमें उसमें एक बात पता होनी चाहिए कि असेट्स अकाउंट क्या होते हैं। असेट्स, जो हमारे पास असेट्स अकाउंट है वो ऐसे अकाउंट होते हैं जिसके डेबिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, और जो मेरे पास क्रेडिट साइड है उसमें हम उसको लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और वैसे ही जो हमारे पास लायबिलिटी का जो अकाउंट है, लायबिलिटी का जो अकाउंट होता है, मतलब कि लायबिलिटी के नेचर का कोई सा भी अकाउंट है, वो सारे क्या होते हैं, वो हमारे ऐसे अकाउंट हो जाते हैं जिसका ओपनिंग बैलेंस हमारे क्रेडिट साइड में होता है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो मैं ये सारी बात तुम्हें पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, जो मैंने हल्का सा रिवाइज करा दिया। अब हम क्या है कि धीरे धीरे करके मतलब आज जो है ना एक एक करके जितने भी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ सबको थोड़ा डिटेल में करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास जो है वो है प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। जो मेरे पास स्टेप फर्स्ट है, और भाई देखो इसको थोड़ा साथ में नोट डाउन कर देना, क्योंकि जैसे ही हो जाएगा मैं इसको मतलब कि जो रफ कर दूंगा, देख लें साथ में अपने। तो पहला मेरे पास है जो स्टेप फर्स्ट है उसमें मेरे पास है प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो भाई, सबसे जो पहला मेरे पास स्टेप है ना वो क्या है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। देखो भाई हमारे पास क्या है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसको बनाया क्यों जाता है। मैं से जो हमारे पास से जो पिछला मेथड था उसमें हमने जो इससे हमारा पिछला मेथड था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो क्यों बनाया जाता है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम ओपनिंग कैपिटल को पता लगाने के लिए करते हैं, और जो हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसको हम बनाते हैं क्लोजिंग कैपिटल पता लगाने के। लेकिन इसके अंदर जो जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान रखकर चलना। मैं सारी बात तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, फिर समझा दूंगा भाई क्यों बनाया जाता है इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या फिर क्लोजिंग भी बनाना होगा तो क्यों बनाया जाता है, ये चीज देखते हैं। देखो इसमें इट इज प्रिपेयर्ड टू find missing value of assets and liability, find missing values of assets and liabilities such as
ओपनिंग कैपिटल, और बोल सकते हैं क्रेडिटर्स स्टॉक, क्रेडिटर्स स्टॉक, डेटर्स, या फिर मान सकते हैं कैश ओपनिंग बैलेंस। देखो भाई, एक तो पहले मैं तुम्हें जो बातें लिखवा दी, एक तुम्हें ये पता होना चाहिए, लेकिन अगर मैं तुमसे दूसरी बात बोल दूं कि भाई तुम्हें दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, वो देखो हमें ना ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो हम बना रहे हैं, मतलब इसके पीछे बनाने का हमारा पर्पस क्या है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें, अच्छा पहले हमें एक बात पता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होते हैं, इसका मतलब होता है बैलेंस शीट। मैंने तुम्हें बता रखा था कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होते हैं, इसका मतलब होता है बैलेंस शीट। ठीक है, ये बातें मैं बहुत पहले बता चुका हूं भाई। मेरे पास जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो या फिर मेरे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का सिंपल एक ही मतलब निकल के आता है, वो हमारे पास बैलेंस शीट होती है। अब भाई समझो कि हमारे पास ये जो बैलेंस शीट है ये है क्या। देखो हम इसको बनाते क्यों है, पहले हमें पता होना चाहिए इसका पर्पस क्या बनाने का। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक साइड असेट्स का है, दूसरा साइड है मेरे पास लायबिलिटी का। तो ये जो असेट्स और जो लायबिलिटी के साइड में हम पहले दोनों को बैलेंस करते हैं। ठीक, तो अगर कोई सी वैल्यू मिस होगी ना, उस वैल्यू को पता करने के लिए, अगर कोई सी वैल्यू मिसिंग है, उस वैल्यू को पता करने के लिए हम ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि मैं पूरी बैलेंस शीट को बना देता हूं, और बैलेंस शीट के एक तो असेट साइड होती है, दूसरी मेरे पास लायबिलिटी साइड होती है। तो ये जो असेट साइड है और जो मेरे पास दूसरी लायबिलिटी साइड है, दोनों में जहां पे मिसमैच होगा ना, तो उस साइड हम देखेंगे कि मेरे पास क्या वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू को हम क्या दोबारा लिखते हैं। जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, मैंने हमें बता रखा है कि हम क्या करते हैं, देखो इट इज प्रिपेयर, इसको बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड मिसिंग वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। इसको क्यों बनाया जाता है भाई, हम क्या निकालते हैं, मिसिंग वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटी की जो मिसिंग वैल्यू होती है ना, उसको निकालने के लिए, जैसे कि मान लो ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिटर्स का अमाउंट, स्टॉक का अमाउंट है। ठीक, वैसे मेरे पास डेटर का अमाउंट होता है, कैश का अमाउंट होता है, फिर ओपनिंग कैश का जो ओपनिंग बैलेंस ये सब हो सकता है। देखो हमने इससे पिछले वाले मेथड के अंदर जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, वो सिर्फ हमने बनाया था ओपनिंग कैपिटल को पता लगाने के लिए, और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसको हमने बनाया था क्लोजिंग स्टेट, और जो मेरे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसको हमने बनाया था क्लोजिंग कैपिटल पता लगाने के लिए। लेकिन इस वाले मेथड के अंदर क्या है भाई, इस मेथड के अंदर हम अगर असेट्स में से कुछ मिसिंग है उसको पता लगा सकते हैं, और जो लायबिलिटी में से अगर कुछ मिसिंग है हम उसको भी पता लगा सकते हैं। मतलब कि देखो हमने पिछले वाले मेथड में बैलेंस निकाल के, मतलब बैलेंसिंग फिगर करके दोनों तरफ का बराबर करके जिस साइड कम आया उस साइड हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दी। लेकिन इस वाले मेथड के अंदर क्या होगा, इस मेथड के अंदर भी अगर कोई सी भी वैल्यू गायब होगी ना, उस वाली वैल्यू को निकालने के लिए करेंगे। देखो अगर मैं भी इसका फॉर्मेट बना के समझाऊंगा ना तो मैं एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। अभी तक किसी को अगर नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं फॉर्मेट बना के समझाऊंगा ना उसमें एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा सबको। ठीक है, तो एक बार फॉर्मेट की तरफ पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या है। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसका जो फॉर्मेट है वही देखो उसी को बोलते हैं बैलेंस शीट है भाई। तो बैलेंस शीट टाइप बना लो। ये लायबिलिटीज है, ये अमाउंट है, और ये हमारा है असेट्स। भाई यहाँ पे ना थोड़ा पैसे का सिंबल जरूर डाला करो। अमाउंट है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब मैं मान लो, देखो इसमें बोल दूँ मेरे पास इसमें क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। देखो जो मेरे पास ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी जो वैल्यू है मिस हो सकती है वो सारी बात पता लगानी है। इसके अंदर मतलब ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर हमें पता लगानी है कोई सी भी वैल्यू अगर मिस है
उस वैल्यू को पता लगाने के लिए हम क्या है कि इस वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे को अगर कोई सा ओपनिंग वैल्यू अगर कोई से मिसिंग है तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, और अगर कोई सी क्लोजिंग वैल्यू मिसिंग है तो हम बनाते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो जो जो इसके अंदर ना मेरे पास क्या की चीजें आ सकती है वो सारी बताता हूं मैं। देखो जैसे मान लो भाई अगर तुम अपनी बुक देखो तुम्हारे बुक के अंदर भी मिल जाएगा। मेरे पास पहले लिखा है सैंड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड में सैंड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद अगला है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट मेरे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर जाके है कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर यहाँ पे मेरे पास है कैपिटल। देखो अभी तक ना हम जो कैपिटल को निकालते हैं वो बैलेंसिंग फिगर से, अभी तक हम जो कैपिटल निकालते हैं वो हमेशा निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर से। मैंने मतलब कि इससे जो पिछला मेथड है बहुत बार बताया, उसके अंदर भाई बहुत ज्यादा बार बता रखा है मैंने कि जब भी हम क्या है कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पता लगानी है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, और अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल पता लगानी है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। ठीक है, ये चीजें होती है। तो अगर ये सारी की सारी बात हमें पता होती है ना तो भाई देखो क्या क्या है। अब मैं एक बार असेट साइड की कुछ कुछ वैल्यूज हैं उसे पुट कर देता हूं, उसके बाद चेक करेंगे क्या क्या है। मेरे पास मान लो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फिर है कैश एट बैंक। फिर मेरे पास नेक्स्ट है बिल्स रिसेबल, सैंड्री डेटर, बिल्स रिसेबल, सैंड्री डेटर, सैंड्री डेटर्स। फिर मेरे पास अगला है स्टॉक इन ट्रेड प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक इन ट्रेड प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर मेरे पास है फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। भाई एक बार ध्यान रख के चलना, इन फ्यूचर PPE बोलेंगे इसको, पहले मैं बहुत बता चुका हूं। जब भी हम क्या कि मतलब आगे जब जाके हम अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उस टाइम हमें जो फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स को उस टाइम हम बोलते हैं PPE। बस इसका सिंपल सा होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बोला जाता है। तो इन बातों को तुम्हें ध्यान रख के चलना है। अब समझो कि मैं इसमें तुम्हें एक्चुअल में बताने क्या बोला था, हमें वो चीज पता होनी चाहिए। देखो अगर मैं इसको क्लोज करूं और इसको भी क्लोज कर दूं, ये देखो मैंने पहले दोनों चीजें क्लोज कर दी हैं। क्लोज करने के बाद अब देखो इसके अंदर होगा क्या, हम पहले इन सारी की सारी वैल्यू को पुट कर लेंगे। जो जो मैं तुम्हें लिखवाया ना, हम क्या है कि इन सारी वैल्यू को पहले पुट करेंगे। फिर अगर कोई सी वैल्यू मिसिंग होगी, देखो जिस चीज के बारे में हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है लेकिन वो चीज मिस है। क्वेश्चन ऐसा है कि मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं भाई हमारे पास ना डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है लेकिन डेटर की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर है नहीं। मान लो उसने डेटर की फिर वैल्यू दे नहीं रखी है, उसने डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है लेकिन उसने डेटर की वैल्यू और बैलेंस शीट में लिखने के लिए नहीं दे रखी है। तो इस केस में हम बैलेंसिंग फिगर से डेटर की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो देखो अभी पिछले चैप्टर में क्या था, सिर्फ हम जो है जो कैपिटल, सिर्फ इसको जो मेरे पास कैपिटल है इसी को हम सिर्फ बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते थे। मतलब कि निकालते थे, निकाल उस टाइम भी सकते थे सब, लेकिन हम क्या निकालते थे उस टाइम, जरूरत हमें बस इसी की पड़ती थी। लेकिन अगर हमें अब जरूरत पड़ती है कि भाई हमें कुछ और वैल्यूज निकालनी है तो वो सारी की सारी वैल्यूज भी इसके थ्रू आराम से निकाल ही सकते। मतलब ये जो हमारे पास बैलेंस शीट है, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें आसानी से निकाल ही सकते। जो जो वैल्यूज के अंदर है ना वो सारी की सारी आराम से बैलेंसिंग फिगर के निकाल ही जा सकते। देखो
ये जो हमें अच्छे समझ में तब आएगा जब हम इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो जब इसके आगे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो देखते हैं इसको। वैसे तुम्हें बस इतना ध्यान रख के चलना है कि जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे मान के चलो कि मैं बना रहा हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये बना रहा हूं मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वैसे देखो भाई ज्यादातर ना हमसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने को ही बोलता है वो। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा, ठीक है, और देखो होगा क्या, या तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे देगा, अगर उसने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट देने के बाद ना वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की कुछ कुछ वैल्यू मिस कर देगा, ठीक है। तो उस चीज को ना हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। तो बस अभी तक एक बात ध्यान रख के चलनी है कि अगर हमें कोई सी भी वैल्यू मिस होगी तो हम बैलेंसिंग फिगर से उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इतने में भाई तुम्हें बस ये बात पता होनी चाहिए और तुम्हें कुछ ज्यादा पहाड़ नहीं करना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है ना वो है कैश बुक का टॉपिक। हम क्या है कैश बुक पढ़ेंगे, कैश बुक के अंदर जाके जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो सारी देखेंगे, ठीक है। तो अब जो मेरे पास इसका अगला है वो है कैश बुक। देखो जैसे मान लो ये तो मेरे पास हो गया पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप मतलब कि प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। ये मैं सिंपल सा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था, लेकिन इसके बाद अब जो हम अगला बनाएंगे वो हमारे पास है कैश बुक। देखो कैश बुक हमें समझना बहुत जरूरी है। कैश बुक के अंदर जो जो इतनी सारी बातें आ सकती हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते कि हाँ भाई ये सारी बातें इनके अंदर इंक्लूड हो सकती है। तो इसको पहले एक बार देखो, वीडियो को अभी तुरंत स्टॉप कर लो। देखो अब रोक दो वीडियो को, उसके इसको रोकने के बाद ना लिख लो ऐसे। चलो भाई मैं समझ रहा हूँ तो हमने लिख लिया होगा। अब देखो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है अब वो हमारे पास है कैश बुक। अब हम थोड़ा ना कैश बुक के बारे में देखेंगे कि कैश बुक के अंदर क्या क्या बातें हमें ध्यान रख के चलनी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हमारे पास जो स्टेप नंबर सेकंड है वो है हमारे पास कैश बुक है। स्टेप सेकंड प्रिपेयर कैश बुक। भाई देखो तुम सबको एक बात ध्यान रख के चलनी है, जितनी भी बुक हम बना रहे, कैश बुक हो गया, फिर मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाया, फिर मैंने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाया, ये जितनी भी चीजें मैं बना रहा हूं ये सारे के सारे हमारे वर्किंग नोट के पार्ट हैं। देखो हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तब इस मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी काउंटिंग हो रखी है उसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम वालों को हम कन्वर्ट कर देंगे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन इन सब चीजों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें रखनी है उस इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए पहले हमें बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, और मान लो कि मेरे पास मशीनरी अकाउंट और कोई से भी मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो सकते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट हो सकते हैं, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो ये जितने भी अकाउंट बनेंगे वो सारे के सारे हमारे वर्किंग नोट का एक पार्ट होगा और जिसके मार्क्स एग्जाम में अलॉट 101% किए जाते हैं। बिना इसके अगर तुम मान लो करते हो तो टीचर समझेगा तुमने नकल मार के कहीं न कहीं से, तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। और जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना उसमें लिखा होगा कि ऑल्सो शो वर्किंग नोट क्लियरली, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो तुम देख लेना किस किस तरीके से है और किस तरीके से नहीं है। अब जो हम दूसरा कर रहे हैं वो हमारे पास कैश बुक है। तो कैश बुक के बारे में जो जो बातें बता रहा हूँ एक बार थोड़ा उसको ध्यान रख के चलना कि भाई जो कैश बुक है उसको हम बनाते क्यों है। सबसे पहले देखो कैश बुक बनाने से पहले हमें उसका जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए कि कैश बुक के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है। तो पहले मैं इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो बताऊंगा। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक है हम उसका फॉर्मेट बना रहे हैं।
देखो इतना तो हमें पहले से पता होगा कि ये हमारा एक हमारा डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट साइड। सुनो भाई, ये हमारा जो कैश बुक है, बताओ कैश बुक का जो नेचर है कैसा है? असेट्स का नेचर है या फिर लायबिलिटी का नेचर है? जो हमारा कैश बुक है उसका नेचर कैसा है? असेट्स का नेचर है या फिर लायबिलिटी का नेचर है? हमें कैसे पता लगेगा? देखो हम जो हमारा एक बेस बना हुआ है अकाउंट्स का, मैं जो स्टार्टिंग से बताया कौन कौन सी चीजें हमारी असेट्स होती है, कौन कौन सी चीजें लायबिलिटी होती है। मैंने गोल्डन रूल बताए थे कि असेट्स कैसे पहचानते हैं और लायबिलिटी कैसे पहचानते। तुम्हारे सामने अगर मैं देखो अभी भी ना 4 चीजें लिख दूं ना, तुम आसानी से पहचान लो। चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है, तुम पहचानना क्यों क्या क्या है। मैं लिखा पहला मशीनरी, फिर मैं लिख दिया बैंक लोन टेकन, मतलब कि मैंने बैंक से लोन लिया है। फिर मैं अगला लिख दूं बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस। फिर मैं और लिख दूं बिल्डिंग, मैं अगला लिख दूं कैश। मैंने तुम्हें 5 चीजें लिख दी। अब ना तुम आसानी से पहचान दोगे। तो मैं पूछूंगा असेट्स कौन से हैं बच्चों, तुम बोलो ये असेट्स है, ये असेट्स है, ये असेट्स है। मैं पूछूंगा ये दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो ये लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया है, और उसके बाद ये क्या है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। तो ये सारी क्या भाई मेरी लायबिलिटी है। तो देखो हमें क्या है कि असेट्स और लायबिलिटी पहचानना अच्छे तरीके से आता है। तो अब जो है मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि जो कैश बुक है, कैश बुक मेरा कौन सा नेचर का है, असेट्स के नेचर का है। तो मैं असेट्स अकाउंट और जो लायबिलिटी अकाउंट है बनाना सिखा रखा है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि जो असेट्स अकाउंट की जो जो असेट्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड से शुरू होता है, ये कुछ नहीं है। देखो उसके बाद देखो, जैसे मान लो मेरे पास डेबिट साइड है तो क्या लिखूंगा इसमें, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, जो इसका अमाउंट आएगा मैं उसको यहां पे लिख दूंगा। उसके बाद जो मेरे पास अगला है, देखो मेरा जो लास्ट में यहां पे आएगा ना वो आएगा बैलेंस सीडी, क्योंकि देखो असेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो मेरे डेबिट साइड में आता है और जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, वो मेरे कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहां पे लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी, ये चीज है। तो देखो अब जो मैंने तुम्हें ये चीजें बता दी है, अब समझो। तो मैं दूसरी बात और क्या ध्यान रखनी, मैं तुम्हें एक बात और बताई थी कि अगर असेट्स नेचर का अकाउंट है तो हम उसके डेबिट साइड में वो सारी की सारी बातें लिखेंगे जो असेट्स की वैल्यू को रेज करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। हम डेबिट साइड में वो सारे के सारे आइटम लिखेंगे जो हमारे असेट्स की वैल्यू को बढ़ाएगी, मतलब कि जो हमारे कैश के अमाउंट को बढ़ा देगी। उसके बाद हम क्रेडिट साइड में वो सारे के सारे अमाउंट लिखते हैं जो हमारी असेट्स की वैल्यू को कम कर देती है। जिसे मान के चलो मैं तुम्हें एक एक करके लिखवाता हूं, उसको तुम्हें बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे। इसको समझाने में थोड़ा सा लंबा टाइम निकलेगा, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो एकदम औसम हो जाएगा। देखो मैं तुमसे पहला बोल दूं, मैंने बोला सेल, टू सेल, मान लो कैश सेल है, कैश सेल है, तो बताओ अगर कैश सेल किया होगा, मैंने कैश में सामान बेचा है तो मेरे पास पैसे आए होंगे। अगर मैं कैश में सामान बेचता हूं, सिंपल सी एक ही बात निकल के आती है कि मेरे पॉकेट में पैसे आए होंगे, इसका मतलब मेरा कैश बढ़ गया होगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, लिख दिया टू सेल्स, मेरे पैसे बढ़ गए। फिर मैं और बोल दूं टू डेटर, तो भाई इसका मतलब क्या, डेटर से पैसे मिल गए होंगे। देखो मैं लिखा ना डेटर, डेटर क्यों लिखूं मैं, मेरे पास डेटर से पैसे मिल गए होंगे। फिर और अगला लिख सकता हूं मैं बोल दूंगा जैसे मान लो कैपिटल, अगर मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल, अगर मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो मेरे पास जो अमाउंट आ जाएगा ये कौन सा होगा, देखो ये भी तो कैश को बढ़ाएगा। अगर मान लो मैं कंपनी का मालिक हूं, ठीक है, कंपनी का मालिक मैं हूं, फिर मैंने क्या किया कि मैंने साल के बीच में थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर दिए। साल के बीच में मैंने क्या किया, थोड़े से पैसे लिए और कंपनी में लगा दिए कि भाई अब इससे मेरी कंपनी की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो मेरे कंपनी में क्या आया होगा, कैश आ गया होगा। देखो एक तो कैपिटल बढ़ती है, दूसरा कैश बढ़ा होगा। देखो तो मैं जर्नल एंट्री जब मैं करवा रहा था उस टाइम क्या होता कि कभी भी अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लगाओ, तो कैश आ गया ना यहाँ पे,
कैश आया तो मेरे पास क्या है बताओ, कैश की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, कैश का जो अमाउंट है वो बढ़ गया। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ, डेबिट साइड में वो सारे के सारे अमाउंट लिखते हैं जो हमारे असेट्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं, और क्रेडिट साइड में हम वो सारे अमाउंट लिखते हैं जो असेट्स की वैल्यू को कम करते हैं, सिर्फ असेट्स के नेचर के अकाउंट में। अब देखो इसके बाद फिर मैं और लिख सकता हूँ टू जितने भी जो मेरे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम है वो, तो ऑल डायरेक्ट इनकम, कोई सी भी डायरेक्ट इनकम है वो, या फिर टू ऑल इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये चीज है। तो मेरे पास डेबिट साइड में सारी चीजें आ गई। उसके बाद जो मेरा क्रेडिट साइड है, मैंने क्या बताया था, क्रेडिट साइड में वो सारी की सारी बातें लिखेंगे जो हमारी असेट्स की वैल्यू को कम कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं इसके अंदर पहला लेता हूं, सबसे पहले मैं ले लिया सैलरीज, मैं लिख दिया पहले बाय सैलरीज। देखो एम्प्लॉय को सैलरी पे करिए, कैश कम होगा, हाँ भाई हो जाएगा। फिर और अगला, फिर मैं लिखा रेंट, बाय रेंट, मैंने रेंट पे किया, मेरा कैश खत्म होगा नहीं होगा, हो जाएगा। फिर बाय एक्सपेंसेस, मान लो मैं पैटी एक्सपेंस बोलता हूं, पैटी एक्सपेंस, भाई पैटी एक्सपेंस का मतलब छोटे मोटे खर्चे होते हैं कंपनी के अंदर के, तो उससे भी क्या है कि भाई कैश खत्म होता है। फिर अगला मेरे पास है क्रेडिटर्स, मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स को मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया तो वो लिख दूंगा। फिर मैं अगला लिख रहा हूं परचेज, मैंने कोई सा सामान खरीदा है, अगर परचेज करूंगा तो भी कैश जाएगा। चलो मान लो इस बार ऑनर ने पैसे निकाल लिए, तो बाय ड्राइंग, ड्राइंग के नाम से हमारे पास क्या खुल जाएगा, तो बाय ड्राइंग, ये आ गया। फिर मैं मान लो और कोई सा लेता हूं, तो मैं देखा भाई कोई सा अदर एक्सपेंस मान लो, अगर अदर एक्सपेंस लिखा आ गया, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस को मैंने यहां लिख दिया। फिर मैं अगला बोलूंगा ऑफिस एक्सपेंस, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, या फिर बोल सकता हूं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऑल डायरेक्ट इनकम लिखा है ना, और फिर जाके ऑल इनडायरेक्ट इनकम, तो वैसे लिख सकता हूं ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर जाके अगला है मेरे पास बाय ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये चीज देखो मैंने इसके क्रेडिट साइड में वो सारी की सारी बातें लिखी हैं जो हमारी असेट्स की वैल्यू को कम करती है, और डेबिट साइड में मैंने वो सारी की सारी बातें लिखी हैं जो हमारी असेट्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। देखो हमें समझना इसके अंदर यही है। अब चलो ठीक है, मैं लिख देता सारा, लेकिन हम करेंगे क्या इसका, मैंने अगर इतना सारा लिख दिया है, इसका हम क्या करेंगे हमें खुद तो पता होना चाहिए। देखो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू के बारे में दे रखा होगा जिसको हम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे। जैसे मान के चलो मेरे पास 4 चीज दे रखी होगी, चलो देखो उसने बोल रखा है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस उसने बता रखा है, हमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है। ठीक है, मैं छोटा सा लेके चल रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये रहा मेरा अकाउंट, उसने हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस बता रखा, तो टू बैलेंस BD, उसने बोला 10,000, उसने कैश का मुझे क्लोजिंग बैलेंस बता दिया बाय बैलेंस CD, मान लो उसने बोला 70,000। तो अब मुझे बताओ ये जो टोटल जो डिफरेंस है, ये जो मेरे पास टोटल जो डिफरेंस आ रहा है 60,000 रुपए का, किस बात का आ रहा है? ये जो मेरे पास 60,000 का डिफरेंस है किस बात का आ रहा है? क्या हो सकता है मेरे पास यहाँ पे, देखो मैंने लिखा ना क्लोजिंग बैलेंस उसने मुझे 70,000 बता रखा है, ओपनिंग बैलेंस उसने बताया मेरे को 10,000 रुपए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किस बात से आ रहा है? ये इन सब में से कुछ भी हो सकता है, या तो मैंने सामान बेचा होगा, या मुझे डेटर से मिल गया होगा, या मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, या कोई से भी इनकम होगी डायरेक्ट वाली, या फिर कोई सी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी आ सकता है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें पहले से ही दे रखी होगी। यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास अमाउंट आएगा,
मतलब कि जो 60,000 का जो आएगा ये तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन ना क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। लेकिन अब तुम सोचोगे हम कैसे पहचानेंगे, तुम ये बोलोगे हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे सिर्फ मतलब कि जैसे मैं बोलूँ सेल आ रहा है, मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पे सेल लिख दो, 60,000 रुपए की सेल हुई है, तुम बोलोगे हम क्यों मान ले, तुम तो ये बोलो ना हम क्यों मान ले भाई, मैं सेल कुछ और भी तो सकता है, डेटर हो सकता है, डेट हो सकता है, या फिर कहीं से इनकम आ जाएगी। देखो मैंने बोला बच्चों तुम यहाँ पे सेल्स लिख दो, ठीक, तुम बोलो नहीं सेल्स नहीं लिख रहे हम, ठीक है। मैंने पूछा क्यों लिख रहे सेल्स, तो तुम बोलोगे सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन का है, सेल्स के बारे में कुछ तो बोल लिखा उसने, हाँ भाई ठीक है बात भी सही है। फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि डेटर पेड द मनी, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर कि डेटर पेड द मनी, और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि डेटर पेड द मनी, और कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। हम क्या समझेंगे, अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना तो हम समझ जाएंगे भाई यहाँ पे डेटर का नाम आएगा। क्वेश्चन देखो तुम जब आगे क्वेश्चंस करोगे ना उसमें तुम्हें अपने आप पता लगेगा कि हाँ भाई कैसे कैसे करके समझना है हमें, तो यहाँ पे लिखा आएगा, मतलब नीचे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि डेटर पेड द मनी, तो हम समझेंगे अच्छा डेटर ने मनी पे किया है तो इसका मतलब मेरे पास कैश बढ़ गया होगा। अगर कैश बढ़ गया होगा तो भाई हम ये समझेंगे चलो ठीक है मान गया कि मैं कैश बढ़ गया, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम कंफर्म कैसे करेंगे, हम कंफर्म करेंगे बैलेंसिंग फिगर से। ये चीजें देखो वैसे तुम्हें समझ में नहीं आनी चाहिए, आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समझना सिर्फ ये वाला है कि किन किन चीजों को हम ऐड करके या किन किन चीजों को लेस करके हम क्या है कि भाई आसानी से अच्छे खासे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं तुम्हें स्टेप नंबर 2 बता दिया। अब लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो तो मैं अगर इस वाले को नोट डाउन करना है तो ये अभी तुरंत रोक दो वीडियो, जिसको लिखना है मतलब जिसको ये साइड वाला लिखना है उससे तुरंत वीडियो रोक दो और लिख लो, ठीक है। चलो भाई अब मैं इतना मानता हूं कि तुमने वीडियो रोक दी होगी और लिख लिया होगा इसको, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब उसके बाद ना देखो जो मेरे पास नेक्स्ट चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं वो थोड़ा समझ जाना कि क्या क्या चीजें हैं। या फिर वैसे भाई इन सबको भी नोट डाउन कर ही लेना चाहिए, चलो छोड़ो कोई नहीं, थोड़ा समझ में आ जाएगा, बेस बन जाएगा। मैं पहले ये देखो मैं इसके 2 पार्ट कर रहा हूं, मैं जो है इसके 2 पार्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास क्या कैश बुक है, मेरे पास क्या है कैश बुक है, कैश बुक के 2 पार्ट कर रहा हूं और इस 2 पार्ट के अंदर तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इसके 2 पार्ट एक्चुअल में करे क्यों है। देखो मैं इसके अंदर ना ये बोल सकता हूं कि सबसे पहले भाई मैं इसमें बोला कि मैंने जैसे ऐसा लिख दिया, मैंने इसमें जो ना पहले सारी बात लिख के बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर हो सकती है। मैं बोलूँगी प्रिपेयर एज मच एज पॉसिबल एंड इफ कैश बुक डज नॉट टैली द डिफरेंस मे बी एज फॉलो। देखो क्वेश्चन में ना हमारे पास हो क्या सकता है, जैसे मान लो कि पहले जितनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी ना पहले हम सारा लिख देंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी पहले वो सारा हम लिख देंगे। उसके बाद अगर हमारा ये टैली नहीं करता, दोनों साइड के बैलेंस अगर हमारे मैच नहीं करते ना, उस केस में हम क्या करेंगे, बात समझ आ रही है। मैंने देखो क्या बोला, मैं अभी ना इसके ऊपर चलो मैं लिख दूंगा कि हाँ भाई मैं करने क्या जा रहा हूं। चलो मैं पहले लिख देता हूं, देखो पहले सुन जाओ मैं लिखूंगा क्या, मैं ये लिखने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास देखो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना उस क्वेश्चन के अंदर जो भी अमाउंट मेरे पास गिवन होगा, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी पहले वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें लिख दूंगा। जो मेरा कैश बुक है ना इसके अंदर पहले मैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। इस इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद अगर मेरा कैश बुक अपने आप टैली नहीं करता, मतलब कि दोनों साइड के बराबर नहीं आते, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर बराबर नहीं आता है, उस केस में हम बैलेंसिंग फिगर से क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर कैश बुक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होगी, तो कैश बुक के बारे में जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम पहले कैश बुक के अंदर लिख देंगे, ठीक है। कैश बुक के अंदर लिखने के बाद अगर मेरा जो कैश बुक है वो खुद ब खुद टैली नहीं करता है, टैली नहीं देखो मतलब कि अगर दोनों साइड का बैलेंस अगर हमारा मैच नहीं करता है, अगर दोनों साइड का बैलेंस हमारा मैच नहीं करता है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस टाइम हमारे पास हम क्या करते हैं, तब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद
हम कौन कौन से अमाउंट को पा सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख रहा हूं कि प्रिपेयर कैश बुक एज मच एज यू कैन। तुम जितना भाई प्रिपेयर कर सकते हो पहले उतना प्रिपेयर कर लो। कैश बुक को तुम जितना बना सकते हो पहले उतना बना लो। उसके बाद अगर कैश बुक हमारा टैली नहीं करता है, देखो हम क्या करते हैं कि अगर मेरा जो कैश बुक है वो अपने आप टैली नहीं करता है, मतलब कि दोनों साइड का बैलेंस बराबर नहीं आता है, तो जो डिफरेंस है दोनों साइड का वो क्या क्या निकल के आएगा, मैं तुम्हें सारे के सारे डिफरेंस लिखवा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसमें लिख रहा हूं कि इफ कैश बुक डज नॉट टैली, अगर कैश बुक हमारा टैली नहीं करता है तो डिफरेंस मेरे पास क्या हो सकता है देन द डिफरेंस मे बी एज फॉलो। देखो भाई क्या क्या मतलब कि डिफरेंस में ना मैं क्या क्या लिख सकता हूं, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या। देखो मैं पहले ये बोल रहा हूं कि अगर इस साइड का बैलेंस मैं मान के चलो कि मैंने लिख दिया वाला डेबिट, ये डेबिट साइड होगा और ये मेरा क्रेडिट साइड होगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, मैंने बोला एक मेरा डेबिट साइड है, दूसरा मेरा, देखो एक डेबिट साइड है, दूसरा मेरा क्रेडिट साइड है। मैंने बोला कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो इस साइड क्या आएगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर होके क्या आ सकता है पहला। दूसरा, अगर मेरा इस साइड का बैलेंस ज्यादा है तो उस साइड बैलेंसिंग फिगर क्या आ सकता है। तो अब ये सारी बातें तो मैं लिखवा रहा हूं मैं। देखो भाई तुम्हारे बुक के अंदर से ही है ये, मैं पहले इसमें लिख रहा हूं कि व्हेन क्रेडिट एक्सीड डेबिट, व्हेन क्रेडिट एक्सीड डेबिट, फिर जाके दूसरा मेरे पास है व्हेन डेबिट एक्सीड क्रेडिट। देखो मैंने क्या बोला कि अगर जो मेरे पास व्हेन क्रेडिट एक्सीड डेबिट, जब मेरे पास क्रेडिट साइड, जब ये वाला साइड इस वाले साइड से ज्यादा है, मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 रुपये, यहाँ पे लिखा है 9,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मतलब तो इसका मतलब क्या है, व्हेन क्रेडिट एक्सीड डेबिट, जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर में क्या क्या आ सकता है, मैं वो सारी की सारी बातें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखो मैं यहाँ पे ना छोटा सा अमाउंट लिख ले रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पे 10,000 रुपये है और यहाँ पे है 9,000 रुपये। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास अगर मैं इस साइड लिखता हूँ तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ सकता है। तो पहला भाई मैं देखो जो जो बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को बस तुम याद रख लेना कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। सबसे पहला मेरे पास ये हो सकता है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस और क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ये मेरे पास क्या हो सकता है, ओपनिंग कैश का या फिर बैंक का बैलेंस हो सकता है, ये हो सकता है। देखो इस साइड का जो मेरे पास ना बैलेंसिंग फिगर पहला क्या आएगा, या तो ओपनिंग मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आएगा ओपनिंग कैश या फिर बैंक का बैलेंस आएगा। और अगर मान लो इस साइड का मैं बोल रहा हूँ, देखो ये मैंने बताया ना कि इस साइड कम पड़ा तो क्या हो सकता है, इस साइड भी सेम हो सकता है, इस साइड जो हो सकता है वो सेम इस साइड भी हो सकता है। मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये तो मेरा पहला केस होता है कि जब डेबिट साइड जब मेरा क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से ज्यादा है। मैंने बोला कि इस साइड का क्रेडिट साइड का जो हिस्सा है वो डेबिट साइड वाले से ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर में पहला तो ये आ सकता है, पहला ऑप्शन मेरे पास ये वाला आएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां पे मेरे पास 10,000 है, यहां पे 9,000 है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, जो मेरा डेबिट साइड का जो अमाउंट है अगर वो क्रेडिट साइड से ज्यादा आ जाता है तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ सकता है। देखो मैंने क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा के रहा हूं, अगर तुम इसको समझ जाते हो ना तो तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। मैंने बोला है कि मेरे पास कैश बुक होगा एक, ठीक है, तो कैश बुक के अंदर ना तुम जितना पहले जो जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है
उस इन्फॉर्मेशन के बेस से पहले तुम कैश बुक को बना लो। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास दे रखी है पहले उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे तुम कैश बुक को बना लो। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जब तुम कैश बुक बना लोगे, कैश बुक बनाने के बाद तुम्हारे पास अगर जो कैश बुक है वो टैली नहीं करता, दोनों साइड का बैलेंस अगर मैच नहीं करता है, तो देखो दो केस हो सकते हैं, या तो तुम्हारा इस साइड वाला ज्यादा आ जाए और इस साइड वाला कम आए, ठीक है, या फिर दूसरा इस साइड वाला ज्यादा आ जाए इस साइड वाला कम आ जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो दोनों तरफ में से कोई सा एक ज्यादा हो सकता है, कोई सा एक कम हो सकता है। देखो या तो ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम होगा, या फिर ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम होगा। मैंने लिख दिया है कि ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये वाला ज्यादा होगा और ये कम होगा तो बैलेंसिंग फिगर में क्या क्या आ सकता है, मतलब 1000 रुपए का क्या क्या हो सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि अगर इस साइड 10,000 है और इस साइड अगर 9,000 है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि जो 1000 रुपए का ना बैलेंसिंग फिगर क्या आ सकता है। मेरे पास पहला क्या आ सकता है कि ओपनिंग कैश या बैंक का बैलेंस हो सकता है, क्योंकि कैश बुक है। पहला क्या हो सकता है भाई, ओपनिंग कैश या फिर बैंक का बैलेंस हो सकता है। दूसरा अगर मैं बोल दूं मेरे पास वो कैश सेल हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, मेरे पास वो कैश सेल आ सकता है। पहले मैं सिर्फ ना इस वाले को लेके चल रहा हूं कि अगर मेरे पास माइनस में, देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं पहले मैं बता रहा हूं। उसके बाद मैं अगला बोल सकता हूं भाई कोई सी इनकम हो सकती है। अगर इस साइड जो 1000 रुपए जो 1000 रुपए कम पड़ रहे हैं, क्या हो सकता है, कोई सी इनकम हो सकती है। तो मैं बोल दूं सैलरी इनकम, सैलरी इनकम हो सकती है। फिर मैं चौथा बोल दूं भाई और क्या हो सकता है मेरे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस, मैं वैसे यहीं से देख के बोल सकता हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है भाई, ऑनर ने दोबारा से कैपिटल लगा दिया इसके अंदर। देखो ओपनिंग कैश मतलब ओपनिंग कैश का बैंक का बैलेंस होता है, कैश सेल हो सकती है या सैलरी इनकम हो सकती है या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है। और फिर मैं अगर अगली बोल दूं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, भाई डेटर से हो सकता है पैसे रिसीव हो गए हो तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है मेरे पास, डेटर से कलेक्शन हो सकती है। फिर मैं अगर और बोल दूं तो कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसेबल, कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसेबल हो सकता है। फिर और अगर मैं अगला बोल दूं आठवां सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हो सकता है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हो सकता है, ठीक है। देखो ये सारी बातें और भी बहुत सारी बातें सकते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप हो सकता है, मतलब बहुत जितनी चीजें आनी हो वो सारी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें मतलब कि मैंने बता दिया कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है जो मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाला साइड ज्यादा आ रहा है और ये वाला साइड कम आ रहा है, जो मेरा क्रेडिट साइड है वो आ रहा है ज्यादा, ये मेरे पास साइड आ रहा है ज्यादा और ये वाला साइड आ रहा है कम, तो जितना कम आ रहा है, देखो इसमें क्या लिखा है मेरा साइड कि भाई 10,000 रुपए आ रहे हैं, इस साइड में क्या लिखा है 9,000, तो कितने से कम है, 1,000 से कम है। तो ये 1,000 रुपए के बदले कौन कौन से अमाउंट को हम बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में, बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिख सकते हैं, वो ये सारे के सारे अमाउंट है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया डेबिट साइड का क्लियर हो गया, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे भाई बैलेंसिंग फिगर। ये सारे मेरे हो जाएंगे बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर अब मैं दूसरे साइड की बात कर दूं, अगर मैं क्रेडिट साइड की बोल दूं तो उस टाइम क्या होगा। अगर मैं बोल दूं क्रेडिट, मैं बोल दूं कि डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है। देखो भाई इस वाले को तो मैंने कर दिया, इस वाले को मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं आता हूं इस वाले पे, मैंने बोला डेबिट साइड ज्यादा है और जो क्रेडिट साइड है वो कम है, ठीक। तो मुझे क्या पता लगता है कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या क्या कमी आ सकती है। पहली चीज मेरे पास यहाँ पे है कि क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस हो सकता है। देखो इस साइड ओपनिंग है तो यहाँ पे क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। देखो क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे जो मेरे पास है इस साइड आता है वो क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है। जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरे पास क्या हो सकता है यहाँ पे, ये जो मेरे पास 1,000 रुपए की कमी लग रही है,
ये क्या हो सकता है, क्लोजिंग कैश या फिर बैंक का बैलेंस हो सकता है। अगला मेरे पास है भाई कैश परचेज। देखो मेरे पास क्या हो सकता है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ परचेज, तो यहाँ पे 1000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं, कहाँ से हो सकता है वो, मैंने कुछ कैश परचेज किया हो। फिर मैं अगला बोल दूं, मेरे पास है सैंड्री एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मैंने कोई छोटे मोटे खर्चे किए हो, सैंड्री एक्सपेंसेस। अब इन सब का उल्टा भी लिख सकते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो वहां पे ड्राइंग कर लिया हो किसी ने, हो सकता है कि किसी ने ड्राइंग किया हो तो मेरे 1000 रुपये कम हो रहे हो। फिर अगला मेरे पास है कि भाई पेमेंट टू क्रिएटर, मैंने हो सकता है पेमेंट कर दियो क्रिएटर को, पेमेंट टू क्रिएटर्स ये हो सकता है। या फिर मैं अगला बोल दूं बिल्स पेबल डिस्चार्ज, तो जो मेरे पास बिल्स पेबल है उसको डिस्चार्ज कर दिया, मतलब मैंने उसकी पेमेंट कर दी हो। जो मेरे पास बिल्स पेबल है हो सकता है मैंने उसकी पेमेंट कर दी हो। फिर जाके अगला है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, हो सकता है मैंने कोई सी फिक्स्ड असेट्स परचेज कर ली हो, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, हम डेबिट साइड में वो सारी चीज लिखते हैं जो हमारे अमाउंट को, जो मेरे पास अमाउंट है कैश का उसे बढ़ा देगी, और जो क्रेडिट साइड है हम वहां पे वो सारी चीज लिखते हैं जो हमारे कैश के अमाउंट को कम कर देगी। ठीक है, ये चीजें बता चुका हूं मैं। तो हमें देखो मैंने बोला कि मेरे 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, मैंने क्या बोला कि मेरे 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना कि 1000 रुपये कहीं पे खर्च हो गया लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा। देखो मैंने क्या होता है कि अगर मैं इस साइड की बात देख लूं तो मुझे क्या पता लगेगी कि भाई मुझे लग रहा है 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये गए कहाँ वाले, मुझे ये बात पता होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई या तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता है, या मैंने कुछ सामान परचेज कर लिया होगा तो 1000 रुपये कम हो गए, या फिर मैंने कोई खर्चा किया होगा तो कम हो गए, या फिर मैंने ड्राइंग कर ली होगी, या फिर पेमेंट टू क्रिएटर, या फिर मेरे पास जो बिल्स पेबल है मैंने उसकी पेमेंट कर दी हो, या मैंने कोई सा जो फिक्स एसेट्स है वो खरीद लिया हो। तो जितने भी खर्चे वगैरह हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं उस साइड, ये चीजें होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया कि जो कैश बुक है, पहले मैं तुम्हें कैश बुक के बारे में बता दिया अच्छे से। भाई कैश बुक के अंदर कि जो मेरे पास डेबिट साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं कि जो हमारे कैश के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैश के अमाउंट को बढ़ाते हैं। और जो मेरे पास जितने भी क्रेडिट साइड में होते हैं, जो मेरे पास क्रेडिट साइड के अंदर होते हैं वो सारे क्या करते हैं, हमारे कैश के अमाउंट को कम कर देते हैं। ठीक है, फिर मैंने देखा कि अगर मैंने बोला, देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा कि अगर मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन के बेस पे मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं पहले कैश बुक को बनाता हूं। ठीक है, मैंने कैश बुक बना लिया। कैश बुक बनाने के बाद अगर मेरे ये दोनों साइड वाले मैच नहीं करते हैं, यहाँ पे मान लो कुछ और आ रहा है और यहाँ पे कुछ और, मैं बोलूँ कि यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो मेरे पास कमी आ रही है, ये कमी क्या क्या हो सकती है, तो मैंने वो सारी कमी तो मैं यहाँ पे लिखवा दी। ये तो मैं सारी बात पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी को इस बात में कंफ्यूजन है ना कि हम इन सब में से लिखेंगे किसको, अगर किसी को इस बात में कंफ्यूजन हो रही है कि भाई इन सब में से कौन सा आएगा, जैसे मैंने बोला कि इस साइड का 10,000 आ रहा है, इस साइड का 9,000 आ रहा है। अब तुम्हें एक कंफ्यूजन है कि भाई ये जो 1000 रुपये है, ये जो 1000 रुपये है, मैं कौन सा उठाऊं इन सब में से, ओपनिंग कैश या बैंक का बैलेंस मानूं, कैश सेल मानूं, सेंट्री इनकम मान लूं, कैपिटल इंट्रोड्यूस मान लूं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल या सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इन सब में से किसको बैलेंसिंग फिगर मानूं। अगर किसी के मन में ये वाला क्वेश्चन आता है तो भाई सिंपल सी बात बोल दूं, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि भाई ये चीज घटना घटित हुई है, अब तुम्हें उसी को इसमें बैलेंसिंग फिगर करके लेके आना होता है। ये बात सिंपल समझनी है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं सेकंड वाले पे। मैंने बोल दिया कि अब मैंने बोला कि भाई इस साइड तो मेरे पास 10,000 आ रहा है और इस साइड आ रहा है मेरे पे 9,000 रुपये। ठीक है, इस साइड का जो मेरे पास अमाउंट है वो है 10,000 रुपये का और इस साइड का मेरे पास 9,000 का है। अब मैंने बोला कि भाई अब तो इस साइड 1,000 कम पड़ गए, इस साइड जो है 1,000 कम पड़ रहे हैं, तो ये जो 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, ये इसको बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला देखो भाई
या तो तुम क्लोजिंग कैश या फिर बैंक का बैलेंस लिख सकते हो, दूसरा कैश परचेस हो सकता है, तीसरा सैंड्री एक्सपेंस हो सकता है, चौथा ड्राइंग हो सकता है, पेमेंट टू क्रेडिटर, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन सब में से कोई सा भी हो सकता है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, तुम्हारे मन के अंदर एक डाउट निकलेगा और वो डाउट ये बोलेगा कि इन सब में से क्या लिखूंगा मैं, या फिर इन सब में से क्या लिखूंगी। भाई देख लो, तुम्हारे मन में डाउट बैलेंसिंग फिगर को लेके आएगा जरूर कि ये जो 1000 रुपए का जो मेरे पास ये जो कमी पड़ रही है, ये जो 1000 रुपए की ये जो कमी पड़ रही है मेरे क्रेडिट साइड के अंदर, तो मैं बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में किसको लिखूं, इसको लिखूं, इसको लिखूं, इसको, किसको लिखूं, इन सब में से लिखूं तो लिखूं किसको। तुम्हारे मन में ये बात भाई डाउट एक बार जरूर करेगी। मैं फिर तुम्हें सेम चीज बोलूंगा कि तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि भाई क्या चीज तुम्हारे पास कमी आई है। देखो पहले तुम्हें ये सारी बात पता होनी चाहिए, उसी के बाद आगे बढ़ा जा सकता है। तो पहले मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो रहा हूँ, इसको रोक के एक बार लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई इसके जो हमारे पास ना जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार हम उसको देखेंगे। मैं थोड़े देखो इसको एक बार लिख लो। चलो भाई, मैं मानता हूं तुमने वीडियो को रोक के लिख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं रोका है तो थोड़ा पीछे करो, फिर वीडियो को रोको, फिर जाए कर लो। उसके बाद ना जो हमारे पास आगे अब देखते हैं क्या क्या चीज है। देखो भाई, हमारे पास हमारे 2 स्टेप जो है ना खत्म हो चुके हैं पूरे के पूरे। हमने 2 स्टेप को पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3। और जो स्टेप नंबर 3 है, अगर तुम देखोगे तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि प्रिपेयर टोटल डेटर अकाउंट। अब जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, स्टेप 3 जो हमारे पास है उसमें है प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट। जो मेरे पास टोटल डेटर अकाउंट है, अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। जो मेरे पास टोटल डेटर अकाउंट है, अब हम इसको बनाएंगे, फिर इसके बारे में समझेंगे, फिर देखेंगे इसके बैलेंसिंग फिगर में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं। अब सुनो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई जो टोटल डेटर अकाउंट है हम उसको बनाते क्यों हैं। तो पहले लिखवा दे रहा हूं कि भाई इसके पीछे बनाने का रीजन क्या होता है। जैसे मैं तुम्हें कैश बुक का बता दिया कि किन किन बैलेंस को पता लगाने के लिए हम इसको बनाते हैं, वैसे सेम इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर देखते हैं भाई। देखो मुश्किल से मुश्किल ये जो क्लास है ना तुम्हारी, अब जो है मैं मान लो 7 से 8 मिनट की बच रही होगी, तो तुम देख लेना क्या क्या चीज़ है। तो मेरे पास है इट इज प्रिपेयर टू find the value of पहला क्रेडिट सेल। हमने कोई सामान उधार में बेचा है, उसकी वैल्यू पता लगाई जा सकती है। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, या फिर बोल सकते हैं मेरे पास ऐसा होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर। तीसरा हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। फिर अगर चौथे की बात कर दूं, मेरे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स।
देखो भाई, ये 4 चीज पता लगाने के लिए हम क्या कि टोटल डेटर अकाउंट बनाते हैं। वैसे और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके बारे में देखो तुमसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। वैसे मैं तुम्हें इतनी गारंटी देता हूँ, एग्जाम में ना ये मान लो कि 100 में से ना 90 टाइम्स तुमसे सिर्फ फर्स्ट वाला मेथड पूछा जाता है, सेकंड मेथड का क्वेश्चन जल्दी से पूछते ही नहीं है भाई। देखो क्योंकि सेकंड मेथड थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, ये चीज़ है। तो अभी तो देखो तुम्हारा बेस चल रहा है, तो तुम्हें ठीक है, जितनी बातें पता लग रही होगी उसके बाद जाके आगे बातें देखी जाती है। तो अब जो हमारे पास इसका ना कुछ मैं इसका जो फॉर्मेट है एक वो बना देता हूँ। देखो पहले मैं तुम्हें जो नॉर्मल सा फॉर्मेट है वो बना रहा हूँ, उसके बाद जो हमारा थोड़ा अच्छा खासा फॉर्मेट है वो बना लेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ टोटल डेटर अकाउंट, ये चीज है। फॉर्मेट ऑफ टोटल डेटर अकाउंट है, वही सिंपल सा होगा। पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, फिर जाके यहाँ पे है पर्टिकुलर्स क्रेडिट का अमाउंट। देखो भाई, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं डेटर अकाउंट को बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो हमें पहली बात पता होना चाहिए डेटर जो अकाउंट होता है वो क्या होता है। डेटर अकाउंट हमारा है एक टाइप का असेट्स के नेचर का। जो डेटर अकाउंट किस नेचर का, हमारे असेट्स के नेचर का। तो पहले हम देखते हैं भाई कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती है। मैं तुम्हें पहली बात तो ये बताऊंगा, देखो जब भी हम किसी भी असेट्स नेचर के अकाउंट को बनाते हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरे पास इस साइड में है ये मेरे पास आएगा ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस BD, ये हमारा आ गया पहले ओपनिंग बैलेंस। फिर दूसरा बोल दूंगा मैं बाई बैलेंस CD, मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये चीज होगी। एक तरफ मेरे पास आ जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस और दूसरी तरफ आएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। देखो हमेशा ही होता है, जो हमारा डेटर अकाउंट है ना, डेटर अकाउंट के अंदर होता ही यही है कि एक या तो मेरा देखो एक होगा मेरा ओपनिंग बैलेंस, वो हमेशा डेबिट साइड में, दूसरा होगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा क्रेडिट साइड में, ये चीज है। तो अब ना इसके अंदर और जो जो बातें आ सकती है ना, मैं उसको वो सारी बातें लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, फिर देखना क्या क्या चीज है। देखो भाई, तो पहला जो मेरे पास है इसमें ओपनिंग बैलेंस है। फिर देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अच्छा देखो हमें ये वाली बात पहले पता होना चाहिए कि इस साइड क्या आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे वो सारे आइटम, मतलब ऑल दोज आइटम विच कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेटर। ठीक है, ये बोल सकते हैं टोटल डेटर। यहाँ पे क्या कि वो सारे आइटम आएंगे विच कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेटर। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास क्रेडिट साइड है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ऑल द आइटम्स दैट कैन decrease the value of total debtor। देखो मैंने क्या बोला कि भाई डेबिट साइड के अंदर, जो मेरा डेबिट साइड है, डेबिट साइड के अंदर वो सारी की सारी चीजें लिखी जाती हैं जो मेरे डेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात बोल दूं कि जो मेरा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड हमारे पास वो सारी चीज लिखी जाती है जो मेरे पास डेटर है उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं आइटम लिखवा रहा हूं उसमें। जैसे मेरे पास पहला मान लो बिल्स रिसेबल डिसऑनर्ड हो गया, मान लो मैंने बोला बिल्स, छोटा सा लिख दे रहा हूं वरना मैं BR, समझ जाओ इतना तो। बिल्स रिसेबल क्या होगा मेरा,
डिसऑनर्ड। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मैंने बोला कि मेरे पास था एक बिल्स रिसेबल था, मैंने राम, देखो मैं मान लो कि मैं हूं, मैंने राम से सामान खरीदा, ये फिर मान लो राम ने मेरे से सामान खरीदा, ठीक है, मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि राम ने मेरे से सामान खरीदा, राम ने मेरे को पेमेंट नहीं करी, राम ने पेमेंट करने के बदले मुझे एक बिल दे दिया, ये ले भाई बिल्स रिसेबल। अब मैं गया भाई, उसने बोला 3 महीने बाद आ जाइयो, मैं गया उसके बाद 3 महीने बाद, ये ले भाई बिल, पैसे दे, उसने बोला पैसे तो है नहीं मेरे पास, बाद में लियो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो मेरे पास ये जो बिल था, जो मेरे पास बिल्स रिसेबल था, ये क्या हो गया मेरा डिसऑनर्ड हो गया। अगर बिल्स रिसेबल मेरा डिसऑनर्ड हो गया तो भाई अब क्या समझूंगा मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास बिल्स रिसेबल मेरा डिसऑनर हो जाता है, एक ही बात आएगी कि मेरा दोबारा डेटर बन गया हो। पहले डेटर नहीं था, पहले मेरे पास था बिल्स रिसेबल, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, वो मेरा दोबारा से डेटर बन गया। तो कभी भी अगर मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास बिल रिसेबल है वो डिसऑनर होगा, तो मेरा वो जो पर्सन है वो क्या दोबारा से डेटर बन जाएगा, और अगर वो दोबारा से डेटर बना तो मेरे डेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो मैंने क्या बताया कि असेट्स अकाउंट में डेबिट साइड में वही सारी की सारी चीजें लिखी जाती है जो हमारी असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। अब सुनो, अगला मेरे पास जो है वो है बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट है। यहां मेरे पास मान लो डिसऑनर्ड, जो मेरा एक चेक था, मान लो मेरे पास है एक चेक ना बाउंस हो गया, ठीक, मेरे पास एक चेक था, चेक मेरा हो गया बाउंस। मान के चलो कि चलो मैं दोबारा राम का एग्जांपल लेता हूं, राम है, ठीक है, राम ने मेरे से सामान खरीदा, उसने मुझे एक चेक थमा दिया, ये लो सर चेक, और इससे अपने बैंक से, मतलब कि मेरे बैंक से जाके पैसे निकाल सकते हो आराम से, अपने बैंक में जो भी करना करवा लेना। मैं गया बैंक में, उसने बोला भाई राम के अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो क्या हुआ, देखो पहले मेरा राम डेटर था, उसने मुझे चेक दिया तो मेरा डेटर नहीं रहा वो, ठीक है। अब उसके बाद एक बात सामने आई, मैं देखो भाई डेटर तो है नहीं, मैं गया उसके बैंक में, तो फिर वो बैंक वाले ने बोला भाई इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो मेरा दोबारा डेटर बन गया। तो मैंने क्या देखा, हाँ भाई जैसे ही मेरा चेक डिसऑनर होता है, फिर चेक बाउंस होता है, तो जो मेरा पर्सन है दोबारा डेटर बनता है, तो मेरा एक डेटर और बढ़ गया, ठीक है। तो मैंने ये वाली बात बता दी। फिर मैं अगला बोल रहा हूं कि भाई दोबारा से बैंक अकाउंट बोल रहा हूं, चलो मान लो टू बैंक अकाउंट। यहां पे जो मेरे पास है ना वो क्या चीज है, मैं इसके अंदर बता रहा हूं, ये मेरे पास है डिस्काउंटेड बिल रिसेबल डिसऑनर्ड। एक मैंने बिल को डिस्काउंट करवाया था, मतलब कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। देखो मेरे पास एक बिल था, मैंने उसको डिस्काउंट करवाया था, मेरे पास एक बिल था, मैं गया उसको, अच्छा बिल्स रिसेबल वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना भाई, तो उस चैप्टर के अंदर ये सारी बातें समझ जाओगे। मान लो मेरे पास एक बिल आया था, मैं उस बिल को लेके गया बैंक के पास, मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, भाई बाद में 3 महीने बाद पता लगा उस बंदे ने बैंक को पैसे नहीं दिए। तो अब क्या होगा, बैंक वाला मेरे बैंक में से पहले पैसे काट लेगा, और क्या करेगा, मैं क्या करूंगा भाई, उस बंदे को दोबारा डेटर बना लूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या दोबारा से वो डेटर बन गया। फिर मैं और अगला बोल दूं, टू क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर कैसे, तुम बिल्स रिसेबल का जो मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसका एक केस और याद करो। अगर मैंने अपने एक बिल्स रिसेबल को अपने किसी क्रेडिटर को दे दिया होगा, मेरे पास एक बिल था, मैंने उसे किसी क्रेडिटर को दे दिया, तो अब क्या हुआ होगा भाई, पहले क्रेडिटर खत्म, ये मेरा डेटर खत्म, लेकिन वो बिल ना, जो मैंने उसे बिल दिया वो बिल बाउंस हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, डेटर ने पेमेंट ही नहीं करी, ठीक है। तो अब जैसे ही पेमेंट नहीं करी, वो मेरा क्रेडिटर दोबारा क्रेडिटर बन गया, और डेटर मेरा दोबारा डेटर बन गया। देखो दोबारा समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना एक बिल था, डेटर के पास से मुझे मिला था, मैंने उस बिल को एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को, मैंने क्रेडिटर के हाथ में बिल दिया, तो मेरा क्रेडिटर खत्म और इधर से डेटर खत्म। लेकिन क्या हुआ, वो बिल जो है ना, बिल की पेमेंट डेटर ने करी नहीं। अगर डेटर ने बिल की पेमेंट नहीं करी तो मैं क्या समझूंगा भाई कि वो जो मेरे पास बिल है वो कैंसिल हो गया, बिल हो गया बाउंस, वो जो मेरा पर्सन है वो दोबारा क्रेडिटर बन गया, और जो डेटर है मेरा वो दोबारा से डेटर बन गया। तो अब यहाँ पे क्या समझूंगा भाई,
मेरा डेटर दोबारा बढ़ गया, तो यहाँ पर वही तो है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, बिल इंडोर्स डिसऑनर्ड, बिल इंडोर्स किया था डिसऑनर्ड, ठीक है। तो इस केस में भी हो सकता है। फिर मैं अगला बता रहा हूं, मैंने अगर कोई सा भी भाई क्रेडिट सेल करी होगी, टू क्रेडिट सेल, भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं क्रेडिट सेल करूंगा मेरा डेटर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक कॉमन सेंस लगाओ, मैंने क्या किया भाई, राम को मैंने उधार सामान बेच दिया, तो मेरा राम क्या बन गया, डेटर, तो डेटर अपने आप बढ़ गया ना। तो यहाँ पे होते है मेरे पे, कभी भी अगर मेरे पास क्रेडिट सेल होती है तो सेम चीज देखी जाती है। देखो मैंने डेबिट साइड बता दिया, और ना तुम्हारा थोड़ा बहुत कॉमन सेंस काम करेगा, सारी की सारी बातें नहीं लिखवाई जा सकती है, थोड़ा सा तुम्हारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि आगे अगर कोई चीज आ गई तुम उसको कैसे पहचानोगे। वैसे जहां तक है इससे क्रॉस नहीं करेगा, इससे आगे क्रॉस नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आ गया तो तुम्हें अपना कॉमन सेंस लगाना होता है, ठीक है। फिर अब मैं आता हूं क्रेडिट साइड पे। अब वो सारे मैं अमाउंट लिखूंगा जो कि मेरे डेटर को कम कर सकती है। सबसे पहले ना कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं डेटर की पेमेंट कर दूं, मतलब कि मेरे पास जो है डेटर हमें पेमेंट कर दे, पहला मेरे पास करता है, अगर डेटर मुझे पेमेंट करता है ना, तो यहाँ पे मेरा डेटर क्या कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाई कैश या बैंक, बाई कैश और बैंक, बाई कैश और बैंक, कोई सा भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। फिर अगला मेरे पास है बाई बिल्स रिसेबल, बाई बिल्स रिसेबल। भाई बिल, देखो मेरा एक डेटर था, पहले मेरे पास डेटर था, डेटर ने मेरे को दे दिया बिल, तो क्या हो, डेटर खत्म, बिल बन गया। अब तो बिल जो भी है मेरे पास बिल है ना, डेटर तो खत्म हो गया। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें लिख रहा हूँ जो मेरे डेटर की वैल्यू को कम कर देगी। फिर अगला है मेरे पास, वो है डिस्काउंट अलाउ, बाय डिस्काउंट अलाउ। अगर मैंने अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ कर दिया है तो भी मेरे डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो मेरे पास 10,200 रुपए का डेटर था, मेरे डेटर ने बोला कि 200 रुपये छोड़ दे, मैं तेरे को 10,000 रुपये जल्दी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटर को मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 200 रुपये का मैंने उसको कर दिया डिस्काउंट अलाउ। तो ये जो मैं डिस्काउंट अलाउ किया, इससे क्या होगा भाई, मेरे डेटर की वैल्यू तो कम होगी ना, सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें यहाँ पे वही सारी चीजें लिखवा रहा हूँ जो मेरे डेटर की वैल्यू को डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है, मान लो सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सेल्स रिटर्न की अगर बातें हो गई हैं तो ये है क्या, मैंने बोला सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मेरे डेटर को कैसे कम करेगा, पहले मान लो मैंने राम को सामान बेचा, ठीक है, राम मेरा डेटर बन गया। मैंने मान लो राम को 10,000 रुपए का सामान बेच दिया, 10,000 का अगर मैंने उसको सामान बेचा तो मेरा डेटर कितने का बन गया, वो कितने का बना, 10,000 रुपए का, ठीक है। वो मेरा बन गया 10,000 रुपए का डेटर। तो अब मान लो उसने मुझे 5,000 रुपए का सामान कर दिया रिटर्न, उसने मुझे 5,000 रुपए का सामान रिटर्न कर दिया, मेरा कितने से डेटर कम हो गया, वो 5,000 से कम हो गया ना। चलो देखो दूसरा एग्जांपल बोलता हूं मैं, राम को मैंने सामान बेचा उधार पे 10,000 का, राम ने मेरे को 2,000 रुपए का सामान वापस कर दिया, तो अब बताओ कितने का डेटर कम हो गया, 2,000 का डेटर कम हो गया। वही है, अगर कभी भी सेल्स रिटर्न होती है ना तो मेरा डेटर अपने आप डिक्रीज हो जाता है। फिर भाई मेरे पास जो अगला है वो है बैड डेब्ट, बैड डेब्ट। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई डेटर मेरा भाग जाएगा ना तो अपने आप मेरा बैड डेब्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या होगा कि अगर मेरा कोई सा डेटर भाग जाता है तो क्या है कि अपने आप मेरा बैड डेब्ट हो जाएगा, तो बैड डेब्ट हुआ तो डेटर मेरा अपने आप कम हो ही जाना है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है चलो भाई देखो, वैसे ना इतनी ही बातें देख लो, अब मैं तुम्हें इसमें एक बात और समझाता हूं। देखो भाई
ये जो मेरे पास चीज़ है, अब हम इसमें से क्या पहचानेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे हमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमें निकालनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान के चलो कि मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे, मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे टोटल डेटर अकाउंट बना दिया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे टोटल डेटर अकाउंट बनाया। अब जो मैंने टोटल डेटर अकाउंट बना दिया है, अब क्या होगा भाई, मेरे दोनों साइड देखो, अगर दोनों साइड टैली कर गया, डेबिट साइड अगर मेरे क्रेडिट साइड के बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नहीं होता है तो अगर मेरा मान लो कोई सा भी एक साइड कम पड़ जाता है और दूसरा साइड ज्यादा पड़ जाता है, तो कम साइड वाले पे जाएंगे, हम देखेंगे। जैसे मान चलो मैं बोल दूं कि मेरा जो इस साइड का जो बैलेंस है वो आया मेरा 10,000 रुपये और ये आया मेरा 9,000 रुपये। कम किस साइड का भाई, इस साइड कम है। कितने से कम है, 1,000 रुपये से कम है। तो अगर मेरा जो क्रेडिट साइड है 1,000 रुपये से कम है, तो अब मैं सोचूंगा बैलेंसिंग फिगर में किसको लेके आऊं, यहां पे जो वैल्यू मिसिंग होगी ना उस चीज को ले आओ। देखो, या तो क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है या फिर इन सब में से कुछ एक हो सकता है। हम इन सब में से कैसे पहचानेंगे, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। देखो ऐसा बोल देगा, मान लो अगर मैं पहले वाले को बताना चाहूँ ना कि हाँ भाई मैं पहले वाले को बैलेंसिंग फिगर लेना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि अगर 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं ना साइड, तो मैं चाहता हूं कि पहला वाला आ जाए बैलेंसिंग का, मतलब कैश या बैंक आ जाए। तो क्वेश्चन के अंदर ना लिखा होगा कि डेटर, या फिर बोल देंगे रिसीव फ्रॉम डेटर, ऐसा लिखा हुआ आएगा उसके अंदर, और कुछ नहीं लिखा होगा। तो हमें यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के समझना होगा कि भाई उसने रिसीव फ्रॉम डेटर बोला है। रिसीव फ्रॉम डेटर बोलते ही हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में ही आ जाएगा। ठीक है, चलो सुनो, अब मैं दूसरा बोलता हूँ, बिल्स रिसेबल वाला। अगर मैं बोल दूं बिल्स रिसेबल के ऊपर कि हाँ भाई बिल्स रिसेबल क्या, अगर मेरे को बैलेंसिंग फिगर लेना, मान लो मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे ना बैलेंसिंग फिगर लेना है बिल्स रिसेबल को, मान लो सिर्फ, तो अब मैं ये बोल रहा हूं हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन के अंदर ना फिर लिखा होगा कि अ बिल रिसीव फ्रॉम डेटर। तो भाई ये देखो, अगर ना हमारे पास ऊपर के किसी में से भी अगर हमें बैलेंसिंग फिगर लेना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। देखो सिर्फ ओपनिंग और जो क्लोजिंग है इसके बैलेंस को छोड़ के और सब के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी होगी ऑलरेडी। अब देखो, अब जैसे मान लो एक तो मेरे पास ओपनिंग का बैलेंस होगा, दूसरा होगा क्लोजिंग का बैलेंस। ठीक, अगर ये दोनों के दोनों मेरे पास दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस भी दे रखे हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो भाई या तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी या फिर इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन, दोनों में से किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी 101%। तो भाई देखो, जितना भी मैंने बताया ना इतना कर लो, क्योंकि इतना ही ना माइंड में तुम्हें रखना बहुत ही बड़ी बात है। भाई हो सकता है तुम्हें नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ी वीडियो क्लास वाली ही मिले, क्योंकि अगर मैं इसको तुम्हारे सामने पढ़ाता ना तो कम से कम यही क्लास तुम्हारी कम से कम 2 से 2.5 घंटे खिंचती है। यकीन ना हो तुम कर ही रहे होगे। ठीक है, जब से तुम देखना शुरू करोगे ना तो तब से देख लेना कितना लंबे टाइम खींची, क्योंकि तुम लिखोगे भी। चलो भाई पहले इस वाले को नोट डाउन कर लो, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि ये वाली जो क्लास है 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, फिर 2.5 घंटे की है। कर लो इसे नोट डाउन।